ओके, सो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट क्लास रहेगा, और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस वी विल ट्राई टू कवर अप। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्शंस पर्टिकुलर छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं उसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो भी देखना जरूरी है। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जब हम लोग फीचर्स देख रहे थे, आई थिंक सेकंड क्लास में, तो उसमें हम लोग उसका बहुत सारा फीचर्स देखे थे, है ना। उसमें एक आपका था ट्रांसफरेबिलिटी, एक आपका था ट्रांसफरी को इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट टाइटल टू द ट्रांसफरी। ठीक है, फिर आपका एक था राइट टू स्यू। ठीक है, फिर आपका एक था प्रिजम्पशंस। ठीक है, और एक दो एसेंशियल फीचर्स थे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड क्लास में। तो इसमें जो ये जो टॉपिक है प्रिजम्पशन का, ये काफी छोटा टॉपिक है, और ये कभी कभी मेंस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, और काफी सिंपल टॉपिक है। ये जितना आपको सेक्शन 118 में जो बात की गई है बस उतना ही आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक हम लोग जल्दी से निपटा लेते हैं। सेक्शन 118 सभी लोग देखेंगे, द टॉपिक ऑफ प्रिजम्पशन। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक ऑफ प्रिजम्पशन क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो बेसिकली दिस इज अ रूल ऑफ एविडेंस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 118 जो है वो आपका 118 क्या 119 120 121 122 भी आपका रूल ऑफ एविडेंस ही है। उसमें जो 118 है वो आपका थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 118 पे आते हैं हम लोग। Okay, you can see the heading over here. These are the special rules of evidence. ठीक है, 118, 19, 20, 21, 22, these are what? These are special rules of evidence. मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रूल ऑफ एविडेंस इधर आपको इनकॉर्पोरेटेड है। स्टॉपेल का रूल कब अप्लाई होगा, प्रिजम्पशन का कब होगा, तो अभी बस हम लोग प्रिजम्पशंस को देखते हैं। ठीक है, बाकी स्टॉपेल वगैरह वो सब हम लोग देखेंगे अलग टॉपिक के अंदर। अभी 118 पे देखते हैं, काफी सिंपल सा ये टॉपिक है। ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। 118 रूल ऑफ एविडेंस कैसा है, ये प्रिजम्पशन से रिलेटेड रूल प्रोवाइड करता है इनके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट क्या क्या प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है। जैसे प्रिजम्पशन का रूल आप जानते हैं, प्रिजम्पशन का रूल हम लोग पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में कि प्रिजम्पशन आपका मे प्रिजम्पशन हो सकता है। ठीक है, सैल प्रिजम्पशन हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो सकता है कि कोई भी अगर फैक्ट कोर्ट में अगर पेश किया जाए, कोई भी एविडेंस दिया जाए, तो कोर्ट कुछ फैक्ट्स के प्रूफ पे कोर्ट में प्रिज्यूम अ सर्टेन फैक्ट। अगर कोर्ट ने प्रिजम्पशन बना लिया किसी पार्टी के फेवर में, इन फेवर ऑफ वन पार्टी, तो वहां पे दूसरे पार्टी को रिबर्ट करना होगा। दूसरा पार्टी को वहां पे उसको प्रिजम्पशन को रिबर्ट करना होगा। वैसे ही सैल प्रिजम्पशन में कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं होता है, कोर्ट को मैंडेटरली कुछ फैक्ट्स के प्रूफ पे सर्टेन पार्टी के फेवर में प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेना होता है, लेकिन यहाँ पे भी दूसरा पार्टी उसको रिबर्ट कर सकता है। और कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट जो है किसी फैक्ट के प्रूफ पे किसी और फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ मान लेता है, और वहां पे रिबर्टल्स अलाउड नहीं होता है। तो ये प्रिजम्पशन के रूल्स हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो 118 जो आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये बोलता है कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सूट कभी भी कोर्ट में आता है, और जब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट हैज टू ड्रॉ मैंडेटरी, क्योंकि ये शैल प्रिजम्पशन है, मतलब मैंडेटरी हैज टू ड्रॉ, मतलब मैंडेटरी कोर्ट को सर्टेन प्रिजम्पशन, कोर्ट को मैंडेटरली कुछ प्रिजम्पशंस ड्रॉ करना होता है। कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है, कोर्ट को मैंडेटरली कुछ मान लेना होता है, मतलब किसी एक पार्टी के फेवर में कुछ प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेना होता है। और जब किसी एक पार्टी के फेवर में जब वो प्रिजम्पशन ड्रॉ किया गया, तो दूसरा पार्टी उसको क्या कर सकता है, रिबर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन होता है, रिबर्ट किया जा सकता है। तो क्या क्या प्रिजम्पशंस ड्रॉ किया जा सकता है, काफी सिंपल है। 118 बोलता है कि until the contrary is proved the following presumptions shall be made। ये shall presumptions है। 118 is all about shall presumptions।
Shall presumptions are those presumptions where the court is bound to make a presumption. Shall presumption का दो essential होता है, एक दो दो तरह होता है इसका ingredients. एक court bound होता है, court is bound to make presumption, कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं होता है, और दूसरा इट इज रिबटेबल इन नेचर, दूसरा पार्टी उसको रिबट भी कर सकता है, तो ये रिबटेबल नेचर का भी होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम शैल प्रिजम्पशन। अब किन किन चीजों का शैल प्रिजम्पशन कोर्ट को बनाना होगा? तो पहला, कंसिडरेशन। कैसा कंसिडरेशन? ठीक है, कि मान लिया अगर कोई प्लेंटिफ है, ठीक है, प्लेंटिफ जो भी है वो अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, जो प्लेंटिफ है वो किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अपना कोई क्लेम लेकर आ रहा है और वो कोर्ट में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करता है, अब ये प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक, ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कि क्या ये प्लेंटिफ ने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल करने से पहले, ठीक है, कि वहां पे क्या कोई कंसिडरेशन इसने दिया है कि नहीं दिया है, तो हमेशा कोर्ट ये प्रिजम्पशन बनाएगा कि एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड और वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, की ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ कंसिडरेशन लेकर ही ड्रॉ किया गया है। ठीक है, एंड दैट एवरी इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट हैज बीन एक्सेप्टेड, इंडोर्स्ड, negotiated or transferred was accepted, negotiated, endorsed for consideration। इसको अब ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने कोई कंसीडरेशन देकर रिसीव किया है। कोर्ट विल ऑलवेज ड्रॉ अ प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, ऑफ द पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि negotiable instrument was made or drawn for consideration. So this is the first presumption which court has to mandatorily draw। और दूसरा पार्टी रिबट कर सकता है, नहीं, वो जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने कंसिडरेशन देकर नहीं पाया है, उसने चोरी से पाया है, उसने फ्रॉड से पाया है, दूसरा रिबट उसको कर सकता है। बट कोर्ट के सामने जो भी प्लेंटिव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जाकर क्लेम करता है, कोर्ट हमेशा उसके फेवर में प्रिजम्पशन बनाएगा कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसने जो हासिल किया है इट वाज मेड फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, राइट। दूसरा, जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट मेंशन होगा, कि मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट है उसमें कोई डेट मेंशन है 1 जनवरी, फिर सिग्नेचर हुआ है मान लो किसी का 3 जनवरी, पेमेंट करना है मान लो 10 फरवरी, तो जो भी डेट्स मेंशन्ड है, ठीक है, ठीक है, उसमें जिस डेट को वो बनाया गया, जिस डेट को वो बनाया गया, वो वहां पे जो मेंशन्ड है उसको आप क्वेश्चन नहीं सकते हैं, मतलब उसको मतलब उसको क्वेश्चन करने का मतलब आई मीन ये कहना सही नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट को वहां पे मैंडेटरली ये प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेना होगा कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसी डेट को बना है जो उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 5 जनवरी मेंशन्ड है ना, किसी डेट को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है, तो कोर्ट को ये मान लेना है कि उसी डेट को वो इशू हुआ है। अब ऑपोजिट पार्टी जो है सामने वाला उसको रिबर्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब देखो एक्सेप्टेंस हर प्रॉमिसरी नोट में, सॉरी, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेसेसरी नहीं है। एक्सेप्टेंस इज ओनली नेसेसरी इन केसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कल हम लोग पढ़े थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। कौन एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को? जो एक्सेप्ट करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? पर्सन Pay. हु पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, पेई। ड्रॉई होगा Withdrawal. ना, ड्रॉई होगा। पेई तो वो पर्सन हुआ जिसको की पेमेंट रिसीव होगा, ड्रॉई वो हुआ जिसको पेमेंट करना है, और ड्रॉर वो हुआ जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बनाता है ना। ड्रॉर ड्रॉई को बोलता है कि पेई को पे करो। ठीक है, तो ड्रॉई को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि क्या ये एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में हुआ है कि नहीं, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज
was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity। ये कोर्ट प्रिजम्पशन हमेशा ड्रॉ करेगा कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वेदर इट हैज बीन एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम और नॉट, तो कोर्ट विल ऑलवेज make the presumption that it has been accepted within a reasonable time, ठीक है, and before its maturity। कि अपने मैच्योरिटी से पहले जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी क्या हो सकता है, बताओ तुम लोग, हम लोग पढ़े भी हैं पहले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब मैच्योर होता है? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट व्हेन इट बिकम्स पेएबल। मैच्योर कब होता है? व्हेन इट बिकम्स पेएबल, व्हेन इट बिकम्स पेएबल। तो मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वो मैच्योर कब होता है? ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, कोई पर्टिकुलर डेट रहता है, इस डेट से पेबल हो जाएगा, या फिर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है, तो आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड या ऑन अ स्पेसिफाइड डेट ये मैच्योर हो जाता है। चेक तो हमेशा ऑन डिमांड पेबल होता है, ठीक है। ये सब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाइड डेट को मैच्योर होता है या फिर कोई स्पेसिफाइड पीरियड के बाद होता है। तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, ड्यूली वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, तो हमेशा ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करेंगे कि एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity। ये प्रिजम्पशन हमेशा आपको ड्रॉ करके चलना है, ठीक है। कोर्ट विल ऑलवेज ड्रॉ, और दूसरा पार्टी जो है उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है कि रीजनेबल टाइम में ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, मैच्योरिटी डेट के बाद ये एक्सेप्ट हुआ था, इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है एज टू टाइम ऑफ ट्रांसफर, कि एवरी, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रांसफर हुआ है, क्या वो उसके हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर कितनी बार भी हो सकता है? एंड नंबर ऑफ टाइम्स, एंड नंबर ऑफ टाइम्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है ना। हम लोग देखे हैं कि अगर वो पेबल टू ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी से ट्रांसफर होता है, अगर वो पेबल टू बियरर है तो डिलीवरी से केवल ट्रांसफर होता है। तो एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। लेकिन उसका जो मैच्योरिटी है, जब से वो पेबल होता है, उससे पहले तक वो कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है, उसके बाद नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या कोई पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफरी जो है, क्या उसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके मैच्योरिटी से पहले मिला है कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है, कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करेगा कि इसको इसके मैच्योरिटी से पहले मिला है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट इशू किया था बी को, प्रॉमिसरी नोट जो कि पेबल हो रहा था, इट वॉज पेबल ऑन 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को ये पेबल हो रहा था। ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट इशू किया, बी ने अपने ऑर्डर पे सी को किया, सी ने अपने ऑर्डर पे डी को किया, ठीक है। अब डी जो है क्लेम लेकर कोर्ट में जाता है, डी कोर्ट में जाता है उस प्रॉमिसरी नोट पे सूट फाइल करने 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। अब वो प्रॉमिसरी नोट है, उसमें वो दिखा रहा है पेबल है 1 जनवरी 2025 को। तो ये जब सूट फाइल करता है, ये जब जाता है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अपना क्लेम लेके, तो अब क्वेश्चन है कि कोर्ट क्या इसको ये बोलेगा प्रूव करने को कि तुम पहले प्रूव करो कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुमने हासिल किया, जनवरी से पहले हासिल किया है, क्या कोर्ट ऐसा करेगा? नहीं। कोर्ट हमेशा इसके फेवर में प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा। वाई? बिकॉज एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, every transfer of negotiable instrument was made before its maturity, court shall presume। कोर्ट को हमेशा प्रिज्यूम करना है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर उसके मैच्योरिटी से पहले हुआ है, यानी इसके फेवर में प्रिज्यूम कर लेगा। अब ये किससे पैसा क्लेम करेगा? ए से करेगा ना,
अब ए यहाँ पे कोर्ट में रिबट कर सकता है कि भाई इसको 1 जनवरी को नहीं, इसको 4 जनवरी को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल हुआ है, इसलिए मैं पे नहीं करूंगा। तो ये रिबट भी कर सकता है इस प्रिजम्पशन को, ठीक है। तो ऐसा ही प्रिजम्पशन आपको यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है कि एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये प्रिजम्पशन शैल नेचर का होगा, ठीक है। इंडोर्समेंट से रिलेटेड आप कैसा प्रिजम्पशन बनाएंगे? तो इसमें बताया गया है कि अगर क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट इशू किया पेएबल टू ऑर्डर, बी ने इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने इंडोर्स कर दिया डी को, डी ने इंडोर्स कर दिया ई को, ठीक है। अब ये जो है क्लेम लेके कोर्ट में जाता है, ही वेंट्स टू द कोर्ट। अब क्या ई को, ई से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बी सी डी मतलब इसी ऑर्डर में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है ए बी को ट्रांसफर किया, फिर बाद में उसी पे नीचे लिखा हुआ है बी सी को किया, सी ने फिर डी को किया, डी ने फिर ई को किया। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है, क्या ये ऑर्डर सही है कि नहीं? कोर्ट विल ऑलवेज प्रिज्यूम कि जिस ऑर्डर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है कि इंडोर्स हुआ है, वो उसको प्रिज्यूम कर लेगा। अब उसमें ये बोल सकता है कि सी ने डी को नहीं दिया था, डी ने सी को दिया था, और फिर सी ने ई को दिया था, वो रेबट ऐसा कर सकता है दूसरी पार्टी। बट कोर्ट हमेशा ये प्रिजम्पशन बना के चलेगा कि इंडोर्समेंट अपीयरिंग अपॉन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर मेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर देयर ऑन, ठीक है। कि इंडोर्समेंट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अपीयर हो रहा है, वो उसी ऑर्डर में बनाया गया है जिसमें वो अपीयर हो रहा है। अगर उसको कोई चैलेंज करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। फिर स्टैंप से रिलेटेड कि अगर कोई लॉस्ट प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वहां कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक था, ठीक है। उसके बाद लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स और नॉट। अगर ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करना हो कि कोई भी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि नहीं, पहले तो हमको ये बताओ होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है। इसके बारे में हम ब्रीफली आपको बताए थे जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर्स बता रहे थे। होल्डर इन ड्यू कोर्स जनरली किसको कहते हैं, उसको क्या कंडीशंस पूरा करना होता है, तो कोई भी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहा जा सकता है। हम्म। होल्डर इन ड्यू कोर्स कब किसी को कहा जा सकता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है? हम लोग एक पढ़े थे ना फीचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, एक टाइटल, कि जो भी ट्रांसफरी होगा उसको इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। और कब उसको मिलता है वो इंडिपेंडेंट टाइटल? वहां पे 2 कंडीशंस पूरा करना होता है, कौन कौन सा? सर फॉर कंसिडरेशन अगर कोई उसको पोजेस करता है तो। यस, उसने अगर कोई वैल्यू वैल्यू पे करके, कंसिडरेशन पे करके अगर किसी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल किया है। और दूसरा, गुड फेथ। इन गुड गुड फेथ। गुड फेथ। अगर किसी ने गुड फेथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल किया है, वो भी वैल्यू पे करके, कंसीडरेशन पे करके, तो दैट पर्सन बिकम्स अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इट इज इररेस्पेक्टिव दैट वेदर द ट्रांसफरर हैड अ गुड टाइटल और नॉट। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन गुड फेथ में और कंसिडरेशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल करता है किसी ऐसे पर्सन से जिसका टाइटल डिफेक्टिव था, तो भी अगर ट्रांसफरी ने गुड फेथ या वैल्यू देकर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया है, उसको आप हमेशा होल्डर इन ड्यू कोर्स ही मानेंगे, ठीक है। तो वेदर अ होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स और नॉट, इफ दिस क्वेश्चन अराइजेस, राइट, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि होल्डर होल्ड जो है वो ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा कि एवरी होल्डर विल बी प्रिज्यूम टू बी अ होल्डर, दैट होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये प्रिजम्पशन हमेशा कोर्ट बना के चलेगा, ठीक है। कोर्ट विल ऑलवेज प्रिज्यूम कि जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, ये नहीं कि ये प्रूव हो गया है कि उसने गुड फेथ में ही लिया है, कंसिडरेशन पे करके ही किया है। कोर्ट ये प्रिजम्पशन बना के चलेगा कि एवरी होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना।
right? Provided that where the instrument has been obtained from its lawful owner or from any person in lawful custody by means of an offense or fraud, or has been obtained from maker or acceptor thereof by means of fraud for unlawful consideration, the burden of proving that holder is a holder in due course lies upon him. ये इसका exception है, ठीक है? This part is the exception to the general rule. जनरल रूल ऑफ प्रिजम्पशन आपको क्या बोलता है कि जो होल्डर है वही आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स है. दिस इज द जनरल रूल, दिस इज द जनरल प्रिजम्पशन विच द कोर्ट हैज टू प्रूव. ठीक है, सॉरी, दिस इज द जनरल प्रिजम्पशन विच द कोर्ट हैज टू मेक. और ऑपोजिट पार्टी को प्रूव करना होगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है. जनरल प्रिंसिपल क्या है कि हर होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का माना जाएगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है. ऑपोजिट पार्टी को प्रूव करना है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है. ठीक है, लेकिन जहां पे अगर ये बात क्लियर है कि इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया गया है उसके लॉफुल ओनर से, जो उस इंस्ट्रूमेंट का लॉफुल ओनर था, उससे अगर फ्रॉड करके या ऑफेंस करके कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है किसी ने हासिल किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसी के ऊपर रहेगा. नहीं तो अगर ऐसा कोई भी कोर्ट के सामने फैक्ट नहीं है, अगर कोर्ट के सामने ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि लॉफुल ओनर से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफेंस या फ्रॉड करके लिया गया है, तो हमेशा कोर्ट यही प्रिजम्पशन बना के चलेगा कि होल्डर ही होल्डर इन ड्यू कोर्स है. और अगर ऐसा फैक्ट कोर्ट के सामने है कि जो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉफुल ओनर था उससे ऑफेंस या फ्रॉड करके कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी ने हासिल किया है, तो फिर वहां पे होल्डर को प्रूव करना होगा कि ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. ठीक है, राइट? जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल देखो, ए बी सी डी. ठीक है, डी करंट होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का. ठीक है, ये जो है होल्डर है, करंट होल्डर है. अब ये कोर्ट में जाके क्लेम करता है, प्रॉमिसरी नोट है मान के चलो. अब प्रॉमिसरी नोट के अंदर डी किससे क्लेम करेगा बताओ? ए ने इशू किया था प्रॉमिसरी नोट बी को, विच इज पेबल टू हिज ऑर्डर. बी ने सी को इंडोर्स किया, सी ने डी को. डी का क्लेम किसके अगेंस्ट है? सी के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, या ए से पैसा मांगेगा? किससे मांगेगा? ए से. ए से मांगेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि नहीं? कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगा ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है. लेकिन मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, इसका मतलब क्या है कि अब कोर्ट को प्रूव नहीं, अब इसको खुद साबित नहीं करना है कि मैंने गुड फेथ और कंसीडरेशन में पे किया है. कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है. अगर ए साबित कर सकता है कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो ये प्रिजम्पशन रिबर्ट होगा. लेकिन ये इसको अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं या नहीं. लेकिन इसको कुछ सरकमस्टेंस में अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसा फैक्ट है कि सी ने जो बी से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया था वो फ्रॉड करके लिया था, अगर कोर्ट के सामने ये फैक्ट प्रूवन है, तो यहां पे डी को प्रूव करना होगा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है. ऐसे सरकमस्टेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द होल्डर ओनली, दैट ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. आई होप दिस माइट बी क्लियर कि जनरल रूल है कि होल्डर जो भी है वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है. बट प्रोवाइडेड दैट, यानी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है कि if the instrument has been obtained from its lawful owner or from any person in lawful custody by offense or fraud, or has been obtained from acceptor, maker or absector by offense of fraud, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा होल्डर पे कि तू प्रूव कर कि तुम होल्डर इन ड्यू को, कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है या नहीं है. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन रूल्स ऑफ प्रिजम्पशन. ये काफी सिंपल है, कब मेंस में भी आपको इससे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे, काफी सिंपल सा टॉपिक है. कंसिडरेशन का सैल प्रिजम्पशन कोड ड्रॉ करेगी कि जो भी पर्सन होल्ड लेकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे क्लेम कर रहा है उसने कंसिडरेशन पे करके ही उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया होगा. दूसरा पार्टी रिबट कर सकता है जो डेट मेंशन्ड है एनआई पे, उसी डेट को वो ड्रॉ हुआ है. एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कि क्या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, तो विद इन अ रीजनेबल टाइम वो एक्सेप्ट हो चुका है, इसका प्रिजम्पशन रहेगा. कोई भी ट्रांसफर जो हुआ है वो मैच्योरिटी से पहले हुआ है कि नहीं, कोर्ट हमेशा ये मान के चलेगा कि मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर हुआ है. इंडोर्समेंट
सही से हुआ है कि नहीं। तो जिस ऑर्डर में वो इंडोर्समेंट किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे दिख रहा है, कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलेगा वो इंडोर्समेंट उसी तरीके से हुआ है। अगर कोई चैलेंज करना चाह रहा है कि नहीं उस ऑर्डर में नहीं हुआ है, तो वो उस प्रिजम्पशन को रिवर्ट भी कर सकता है। कोई गुम हो गया प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, कोर्ट हमेशा मानेगा कि वो ड्यूली स्टैम्प्ड था। और होल्डर को जनरली जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करंटली होल्ड कर रहा है, कोर्ट उसको हमेशा होल्डर इन ड्यू कोर्स मानेगा, एक्सेप्ट इन दिस सर्कमस्टेंस। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये 118 ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, इसके अंदर आपको रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइड किया गया है, कोर्ट किस तरीके का प्रिजम्पशंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, ओके। अब आइए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग सेक्शन 11 से 20 के बीच देखते हैं। ठीक है, 11 से 20 के बीच कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं। अब कुछ कोई टॉपिक हम लोग बड़ा टॉपिक नहीं करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वापस आओ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब देखो इधर जो है, ये सब आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सब आई थिंक मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब 7 में ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ करता है उस ड्रॉर होता है, जिसको डायरेक्ट किया जाता है पे करने के लिए वो ड्रॉई होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, इधर आइए सेक्शन और 11, ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 9 और 8 और 9 एक अपने में टॉपिक है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग सेपरेट क्लास में कवर करेंगे। अब आओ, ये सब कुछ कुछ प्रीलिम्स में इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ये क्या होता है? ठीक है, देखो एक एक लाइन का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले देखो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट समझ गए तो फिर ये भी समझ जाएंगे। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसे हम बोलते हैं? ये सब वेरियस काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ही आएंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, अगर वो इंडिया में बना है, कि पहला उसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिया में बना होना चाहिए, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, पहला रिक्वायरमेंट है। और दूसरा है, यहाँ एंड वर्ड है, और दूसरा है मेड पेबल इन इंडिया, मेड पेबल इन इंडिया। ठीक है, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, मेड पेबल इन इंडिया, एक ये रिक्वायरमेंट है। और अगर वो मेड पेबल इन इंडिया नहीं भी है तो और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो इसको देखो, इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर इनलैंड बिल किसको बोलेंगे, कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में बना है, ये तो एकदम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। या फिर दो में से कोई एक होना चाहिए, पहला ये तो नेसेसरी है ही है, उसके बाद दो में से कोई एक होना चाहिए। क्या? मेड पेबल इन इंडिया, इट इज मेड पेबल इन इंडिया, या फिर इट इज ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये समझिए,
पहला मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा कहाँ, इंडिया में, तभी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अगर वो इंडिया के बाहर बना है, अब वो इंडियन ने बनाया है, फॉरेनर ने बनाया है, एलियन ने बनाया है, इट डजंट मैटर, अगर इंडिया में नहीं बना है इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, तो फिर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाने के लिए पहला मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिया में ही ड्रॉन या मेड होना चाहिए। तो उसके बाद दो में से कोई एक चीज हो सकता है, या तो वो इंडिया ही में पेबल हो, अब वो इंडिया ही में अगर पेबल है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, या फिर वो इंडिया में नहीं पेबल है, इंडिया के बाहर भी पेबल है, बट इट इज ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कि उसके अंदर ड्रॉन अपॉन, जो प्रोमिसरी नोट में जो पेई है वो अगर इंडियन रेसिडेंट है तो वो वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। तो इसके साथ या तो ये रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए या फिर ये रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। अब जैसे आपसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, आप बताइएगा, ठीक है, कि ए ने एक प्रोमिसरी नोट बनाया, ए मेड अ प्रोमिसरी नोट, ए कहां पे, कोलकाता में, ए ने प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, कोलकाता में, ओके, एंड इट वाज मेड पेबल टू ब्रिटिश सिटीजन, पेबल किसको था, ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है, इन मुंबई, मुंबई में ब्रिटिश सिटीजन को पे किया गया। क्या ये प्रॉमिसरी नोट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, बताइए। ये प्रॉमिसरी है। नोट बनाया गया कोलकाता में एंड इट वाज पेड टू अ ब्रिटिश सिटीजन, इट वाज मेड पेबल टू ब्रिटिश सिटीजन इन मुंबई, कोई ब्रिटिश का सिटीजन है, उसको बोला गया आपको मुंबई में ये पे किया जाएगा, ये प्रॉमिसरी नोट, इट विल बी मेड पेबल इन मुंबई, तो वेदर दिस इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, यस यस सर। सर। because it is made payable in India। तो अगर if an instrument is made payable in India, तो वहां पे सिटीजन, अब जिसको पे हो रहा है वो इंडियन भी हो सकता है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। और ऐसा भी हो सकता है कि इट इज नॉट मेड पेबल इन इंडिया, वो इंडिया के बाहर भी अगर पेबल है, ठीक है, पेबल आउटसाइड इंडिया, लेकिन वहां पर वो किसी इंडियन रेसिडेंट पे ही ड्रॉ किया गया है, मतलब ए who lives in Kolkata draws a promissory note in favor of B who lives in Mumbai and was who is a resident of Mumbai and was made payable in London, ठीक है, so that is also an inland instrument because though it is made payable outside India, it is drawn or made upon a person resident in India, ठीक है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट अगर अगर कोई कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के मीनिंग के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर उसको आप क्या मान लेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेक्शन 12 दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, कैन सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन, मतलब नॉट सो ड्रॉन और मेड पेबल, मतलब इसके जैसा अगर नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ए इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ठीक है, ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन न्यूयॉर्क, ठीक है, अपॉन सी, सी को ड्रॉई बनाया, अपॉन सी जो कि दिल्ली में रहता है, और पेई कौन है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में, पेई है डी जो कि पटना में रहता है। वेदर दिस इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई तीनों इंडियन है, फिर भी ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा, यस सर, क्यों, क्योंकि ये ड्रॉन इन न्यूयॉर्क है, ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए ना। यस, ड्रॉन और मेड इन इंडिया यहाँ पे होना नेसेसरी है, दिस विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, राइट। चलिए ठीक है,
ओके, बस ये सब प्रीलिम्स के लिए आएगा, मेंस के लिए कोई उतना खास इंपॉर्टेंट आपको ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इधर से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 17। ये देखो सेक्शन 16 जो है इंडोर्समेंट, 15 और 16। ये जो सेक्शन 15 और 16 है, ठीक है, ये दोनों अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब भी एक सेपरेट टॉपिक है ना। इंडोर्समेंट एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इधर देख रहे हैं हम लोग। 17 देखो, 17 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो देखो, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो मीनिंग यहाँ पे नहीं है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का जनरली अगर आपसे कोई भी मीनिंग पूछे तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसका लैंग्वेज हो सकता है क्लियर नहीं है ना, जिसमें कुछ एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी है, अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है, तो आप जनरली ये बोलेंगे कि यही एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट होता है। बट सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट ये नहीं होता है। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये जनरल मीनिंग इसमें नहीं दिया गया है, इसमें कुछ स्पेसिफिक तरीके से एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को बताया गया है कि आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट तभी होता है जब उसको या तो हम प्रॉमिसरी नोट की तरह भी ट्रीट कर सकें या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी ट्रीट कर सकें। When an instrument may be construed either as a promissory note or a bill of exchange, then holder may at his election, तो उसके बाद जो उसका होल्डर होगा, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ आ गया हो जो कि प्रॉमिसरी नोट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, तो होल्डर अपने इलेक्शन पे, मतलब अपने ऑप्शन पे, ही कैन ट्रीट इट ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और ही कैन ट्रीट इट ईदर एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मतलब अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है वो तभी कहलाएगा जब वो ईदर इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रॉमिसरी नोट और ईदर इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तभी वो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और यहां पे जो होल्डर होगा उसके पास ऑप्शन रहेगा टू इलेक्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट, कि टू ट्रीट दिस इंस्ट्रूमेंट ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और टू ट्रीट दिस इंस्ट्रूमेंट ईदर एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तभी ये आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। समझ रहे हैं? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि मतलब हम दोनों में से कोई भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। ए ड्रॉज अ बिल, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन एक्स, ठीक है, ए ड्रॉज अ बिल ऑन एक्स, ठीक है, एंड सी वॉज मेड पेई, पेई मतलब सी को वो पेमेंट मिलना था, ठीक है, राइट। ए ड्रॉज अ बिल ऑन एक्स एंड सी वॉज मेड पे, यानी ड्रॉई कौन है, पेमेंट किसको करना है बताओ इसमें, ए, एक्स या सी, किसको पेमेंट करना है? ए ड्रॉज अ बिल ऑन एक्स एंड सी वॉज मेड पे, ठीक है। तो इसमें एक करना है। एक्स किसको? पे करना। एक्स, एक्स, एक्स इज द ड्रॉई, ही इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है।
अब बाद में क्या होता है, सी को जब पेमेंट लेना है एक्स से तो पता चलता है एक्स जैसा तो कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी एक्स एक फिक्टिशियस पर्सन था, फिक्टिशियस पर्सन, ठीक है। यानी ए ने कोई ऐसे पर्सन के नाम पे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जब कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसके फेवर में ए ने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है और इसने बोला है एक्स को कि तुम पे करोगे इतने रुपए, जब वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो लाइबिलिटी तो इसी की हुई ना, जब ए का ही लाइबिलिटी हुआ। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, प्रोमिसरी नोट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वहां पे प्रोमिसर कौन बन जाएगा, ए विल बिकम द प्रोमिसर। ठीक है, कि व्हेन अ पर्सन ड्रॉज अ बिल ऑन अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, मेक्स अ ड्रॉई टू अ सर्टेन पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अ फिक्टिशियस पर्सन, एंड नेगोशिएट्स इट, तो वहां पे होल्डर जो है उसको प्रोमिसरी नोट की तरह ट्रीट कर सकता है, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और इसको 10,000 रुपए पे करने थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसको पे करना होगा, ए को ही करना होगा, तो इसको ये कैसे ट्रीट कर लेगा, एज अ प्रोमिसरी नोट। तो ये आप सेक्शन 17 के एग्जाम्पल की तरह याद इसको कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के लिए नेसेसरी है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो प्रोमिसरी नोट की तरह ट्रीट हो या फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह, अगर दोनों में से कोई भी एक तरह ट्रीट हो सकता है वो, तो वहां पे होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो अपने इलेक्शन पे उसको अकॉर्डिंगली या तो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट कर सकता है। ओके, चलिए उसके बाद 18 काफी सिंपल है कि अगर अमाउंट जो है फिगर में भी स्टेटेड है, वर्ड में भी स्टेटेड है, ठीक है, और उसको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन हो गया, फिगर में कुछ बोल रहा है वर्ड में कुछ, तो अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड विल बी टेकन, अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड। तो ये तो चलो क्लियर है, ये तो हर जगह हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वर्ड्स में है और फिगर में है तो जो वर्ड में है उसको हम मानते हैं। ठीक है, 19, promissory note, bill of exchange in which no time for payment is specified। ठीक है, पहले ये समझो, चेक तो सारा का सारा चेक पेबल ऑन डिमांड होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि कब पे करना है, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जैसे ए ने बोला, लाइक किसी पर्सन ने बोला कि आई प्रॉमिस टू पे बी और टू हिज ऑर्डर ₹5 लाख, और साइन कर दिया यहाँ पे। तो जिस पर्सन ने साइन किया है उसने क्या बोला है, वो प्रॉमिस करता है बी को पे करने के लिए। अब यहाँ पे कोई डेट नहीं मेंशन्ड है, यानी उसने जिस दिन वो प्रॉमिसरी नोट दिया है उसके अगले दिन भी बी ए से क्लेम कर सकता है, या उसके 10 दिन बाद भी वो क्लेम कर सकता है। नाउ सच प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड। तो जनरली प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया रहता है, टाइम पीरियड दिया रहता है या कोई डेट दिया रहता है जिस डेट से वो पेबल होता है, या टाइम पीरियड जिसके बाद वो पेबल होता है। लेकिन कितनी बार हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, नो टाइम ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड। तो वैसे केसेस में क्या होता है, इट इज पेबल ऑलवेज ऑन डिमांड। और जहां तक चेक की बात करें तो चेक भी जो है हमेशा डिमांड पे पेबल, चेक तो हमेशा डिमांड पे ही पेबल होता है। ये तो एक रिक्वायरमेंट ही है सेक्शन 6 में चेक के लिए कि चेक मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। चेक के लिए दो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, चेक तो जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वही चेक होता है, मतलब चेक बनने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट को पहले बिल ऑफ एक्सचेंज होना होता है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा दो और रिक्वायरमेंट क्या है जो उसको चेक बना देता है, तो एक तो यहाँ पेबल ऑन डिमांड है और एक और ड्रॉइंग हमेशा बैंक होता है। ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। ठीक है, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। कोई ऐसा चेक होता है जो डिमांड पे पेबल नहीं होता है, फ्यूचर डेट से पेबल होता है, लाइक पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक को टेक्निकली हम क्या कहते हैं जब तक वो पेबल नहीं होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज।
बिल है ऑफ ना, एक्सचेंज। दे आर कंसिडर्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज अंटिल मेड पेएबल, राइट। चलो, एक लास्ट सेक्शन आज के क्लास में, बस एक और सेक्शन अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आज के क्लास यहीं पे स्टॉप कर देंगे। दिस सेक्शन 20, इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आ भी सकता है, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसको पहले पढ़ते हैं बेयरैक से। थोड़ा लंबा सेक्शन है, पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये क्या बताता है, वेयर वन पर्सन, इनकोहेट का मतलब पहले समझ लो, इनकोहेट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट। तो अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इनकम्प्लीट है, बट वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट जिस पर स्टैंप लग चुका है, एक ऐसा स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि इनकम्प्लीट है, इनकोहेट। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रभाव होता है, अगर उस पर स्टैंप नहीं लगा है तब तो बात ही अलग। अगर उस पे स्टैंप नहीं लगा है तब तो बात ही अलग है, ठीक है। इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, तो व्हेन वन पर्सन साइंस, ठीक है। एग्जाम्पल भी बनाते चलेंगे, मान लो प्रोमिसरी नोट का हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए ने प्रोमिसरी नोट बनाया, उस पे अपना सिग्नेचर किया, एंड डिलीवर्स टू अनदर पेपर अ पेपर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और उसको उसने क्या किया है, स्टैम्प भी करा दिया है, स्टैम्प हो चुका है। और उसके बाद वो डिलीवर करता है होली इन ब्लैंक और हैविंग रिटन, बट इट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। अब देखो, अब यहां क्या है, अगर मान लो ए बी को ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट दे दिया कि आई विल पे डैश टू बी, और साइन करके दे दिया, लेकिन स्टैंप नहीं किया है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक है। लेकिन वहीं अगर इसको स्टैंप हमने कर दिया है, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, और फिर मैंने बी को दे दिया है आई विल पे डैश टू बी, तो मैं ब्लैंक भी करके दे रहा हूं तो भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे कोई भी स्टैम्प्ड ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट देकर आप क्या करते हैं, ही देयर बाई गिव्स प्राइमा फेसाई अथॉरिटी। वो उसके बाद एक अथॉरिटी दे देता है किसको, होल्डर को, टू मेक और कंप्लीट सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वो कंप्लीट करे, फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन, एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैंप। जो भी स्टैंप होता है उसका, उससे ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कवर होता है। जैसे कुछ स्टैंप होते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा 5,000 तक का ही अमाउंट पेबल हो सकता है, कुछ स्टैंप होते हैं जहाँ पे 5,000 से 10,000 तक कोई भी अमाउंट पेबल हो सकता है। अलग अलग स्टैंप ड्यूटी होता है ना, ठीक है। आपको मान लिया किसी के साथ 4,000 रुपए का कोई अग्रीमेंट करना है, उसके लिए अलग से अलग स्टैंप ड्यूटी देते हैं। तो पर्टिकुलर स्टैंप ड्यूटी का कुछ वैल्यू होता है कि उस पर इतना ही अमाउंट पेबल हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है, ब्लैंक में जो छोड़ दिया स्टैम्प्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो उस पर जो होल्डर है उसको आपने अथॉरिटी दे दिया, वो कोई भी अमाउंट वहां फिल कर सकता है, बट उस स्टैंप पर जो मैक्सिमम अमाउंट पेएबल है उससे ज्यादा वो वहां पे फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। ही कैन नॉट फिल एनीथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो यहां तक आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ब्लैंक में भी आप प्रॉमिसरी नोट दे सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक में भी किसी को आप प्रॉमिस, तो कि तुम खुद से ब्लैंक चेक आप देते हैं ना, आपने ये कर वहां पे इंक्लूड कर दिया, आपने अपना साइन वाइन दे दिया और कर दिया ब्लैंक चेक दे दिया कि आप खुद से भर लीजिए। प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज आपने दे दिया, और उस पे आप से अपने सेफ्टी के लिए, कि अब कोई ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया वहां पे लिख के डाल ले, आपके बैंक में है ही नहीं उतना पैसा, ले उसमें इंक्लूड कर ले, ठीक है, या आपका बैंक वही पूरा खाली कर दे, ऐसा नहीं। वहां पे आप क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए स्टैंप लगा देते हैं। स्टैंप लगा देने पे क्या है, आप अमाउंट को लिमिट कर देते हैं कि इसमें कोई भी पर्सन 3,000 से लेके 5,000 तक पे कर सकता है अपने आप को, या 5,000 से लेके 10,000 तक कुछ पे कर सकता है, ठीक है। तो उतना वो साइन करके वहां से रिसीव कर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहां इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है, कि पर्सन सो साइनिंग शैल बी लाइबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि उसको पे करना होगा टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट। उसके बाद वो लाइबल होगा किसी भी होल्डर को इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट,
ठीक है। तो यहाँ पे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट वैसा ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे वैलिड होगा। कोई भी इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट तभी वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा जब वो क्या हो, व्हेन इट इज, कोई भी इनकोहेट यानी इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी वैलिड हो सकता है। वो भी कब? जब उस पे सिग्नेचर होगा मेकर का। हम्म। कोई भी इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब हो सकता है? एनीवन? जब वो स्टैम्प्ड होगा। कोई भी इनकोहेट का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है अगर वो स्टैम्प्ड हो। ठीक है। और अगर आपने जब स्टैंप कर दिया तो उसके बाद आप किसी को भी वो डिलीवर कर सकते हैं। और जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो आप एक अथॉरिटी दे रहे हैं। अथॉरिटी किसको दे रहे हैं? जिसको भी आप डिलीवर कर रहे हैं कि वो आपके इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर सकता है। जो भी ब्लैंक है उसमें कोई भी अमाउंट वो अपने से फिल कर सकता है, बट वो अमाउंट शुड नॉट एक्सीड व्हाट? इट शुड नॉट एक्सीड अमाउंट कवर्ड बाय स्टैम्प। जितना अमाउंट मैक्सिमम उस स्टैम्प से कवर हो सकता है उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। और वहां पे अगर जो भी अमाउंट है उसके लिए जो भी पर्सन जिसने वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया था वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को लाइबल होता है उतना अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है। और आगे ये बताया भी गया है कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स शैल रिकवर फ्रॉम द पर्सन डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड बाय हिम टू बी पेड देयर अंडर। होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा कोई और पर्सन उससे जितना अमाउंट वो इंटेंड किया था, ठीक है, उससे एक्सेस रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है। यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स उससे कितना भी अमाउंट रिकवर कर सकता है जो कि मैक्सिमम अमाउंट पेबल उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में था, मतलब उस स्टैंप ड्यूटी पे था। जैसे कहने का मतलब है, अगर ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट इशू किया है बी को, ठीक है, प्रॉपरली वो स्टैंप हो चुका है बट उसमें ब्लैंक है, जो कितना अमाउंट पेबल है वो ब्लैंक है। ये स्टैंप ड्यूटी जो है, मान के चलो 8,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक का कोई भी अमाउंट इंक्लूड करता है। 12,000, 8,000 से लेके 12,000 तक का कोई भी अमाउंट ये स्टैंप ड्यूटी इंक्लूड करता है। अब ए का इंटेंशन था कि वो मैक्सिमम 9,000 रुपया ही पे करेगा। ठीक है। बट वो स्टैंप ड्यूटी जो लगा है उसमें 8,000 से 12,000 तक कुछ भी पेबल हो। ए का इंटेंशन क्या है? 9,000 रुपया पे करने का, कि आई विल पे ओनली रुपीज 9,000 टू बी। और उसने ब्लैंक में दे दिया बी को कि ठीक है तुम रख लो, मैक्सिमम 9,000 तक जो भरना होगा भर लेना। ठीक है। लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो लगा है उसमें 8,000 से 12,000 तक कुछ भी पेबल हो सकता है। अब बी ने सी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया। ठीक है। पेबल टू ऑर्डर वाला था तो उसने सी को इंडोर्स कर दिया। सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। सी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी गुड फेथ और कंसिडरेशन में इसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है। अब अगर इसने 12,000 रुपया यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, वेदर ए इज लाइबल टू पे 12,000, या ए बोल सकता है इसको कि मेरा इंटेंशन 9,000 तक ही पे करने का था? व्हाट डू यू थिंक? Liable to pay, sir, because maximum amount can still. यस, क्योंकि ये एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर एनी अमाउंट ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि रिकवरेबल हो सकता है, विच इज कवर्ड बाय द स्टैंप, कि एनी अमाउंट विच इज कवर्ड बाय द स्टैंप, बट उससे एक्सीड करने वाला नहीं। मतलब 15,000 20,000 वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रिकवर कर सकता है, बट मैक्सिमम अमाउंट जो उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे रिकवर किया जा सकता है उसको वो वहां से रिकवर कर सकता है। तो ये इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें सबसे पहला नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प्ड होना चाहिए और वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर स्टैम्प्ड है, इनकम्प्लीट है, उसका मतलब आपने अथॉरिटी दे दिया किसको? होल्डर को, कि जो भी अमाउंट है वो वहां पे फिल कर लो।
और अगर वही होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो आप जितना इंटेंड किए थे उससे ज्यादा अमाउंट भी वो वहां पे फिल करके आपसे रिकवर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि मैक्सिमम अमाउंट जो उसने वहां पे इंसर्ट किया है रिकवर करने के लिए, वो स्टैंप ड्यूटी के थ्रू जो रिकवरेबल अमाउंट है उसको एक्सीड ना करे, है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट जितना स्टैंप ड्यूटी पर रिकवर हो सकता है उतना भी आपसे होल्डर इन ड्यू कोर्स आपसे पैसा ले सकता है। तो ये आपका इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का कैटेगरी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही पे रहने देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली प्रिजम्पशन का टॉपिक हम लोग कवर अप कर लिए, और इधर कुछ आपको इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये सब प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होते हैं उनके उन उसका एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है और क्या क्या प्रिविलेजेस है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स को बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो क्यों प्रोवाइड करता है और क्या क्या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, किसी को आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। चलो ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।